दो अनाथ बहनों का जादुई फ्रॉक। सोमनाथ अपनी पत्नी रमा के साथ गांव में फलों का व्यापार करता था। एक बार वो दोनों पति पत्नी शहर से फल लेकर घर आ रहे थे, तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस हादसे में दोनों की मौत हो जाती है। उसके जाने के बाद उनकी दोनों बेटियां सुमन और काजल अब अनाथ हो चुकी थी। अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। रमा का भाई राजीव शहर में काम करता था। जब उसे इस घटना के बारे में पता चला तो वो शहर से अपनी भांजी को लेने गांव आ जाता है और वो अपनी दोनों भांजी को लेकर शहर आ जाता है। अच्छा हुआ आ गई तुम दोनों बहनें, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ जी जो आप इसे यहाँ लेकर आ गए। आखिर ये दोनों अनाथ बहनें अकेले कैसे अपना गुजारा करती। अब से तुम दोनों अपने आप को बिल्कुल भी अकेला मत समझना। तुम दोनों यहाँ आराम से रह सकती हो। अब से हम दोनों ही तुम्हारे माता पिता हैं। मामी आप बहुत ही अच्छी हो मामी। मम्मी पापा की बहुत याद आती है। उनके बिना अब हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उनके जाने के बाद हम बहुत अकेले हो गए थे मामी। कोई बात नहीं बच्चों, धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। चलो अब तुम दोनों अंदर चलकर आराम कर लो, तब तक मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म खाना बना कर लाती हूँ। उसके बाद दोनों बहनें अंदर कमरे में चली जाती है। कावेरी, मेरे दोनों भांजी के प्रति तुम्हारा ये व्यवहार देखकर मेरी तो सारी चिंता ही दूर हो गई। तुमने बहुत ही अच्छे से एक ही बार में दोनों का दिल जीत लिया। अब मैं आराम से शहर जा सकता हूँ और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। अब से इन दोनों के खर्चे के पैसे भी अलग से भेज दिया करूँगा। तुम इन दोनों को खूब प्यार से माँ की तरह रखना। आप चिंता मत करो जी, आप आराम से शहर में काम करना। यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और वैसे भी कुछ ही दिनों में मेरी माँ भी आने वाली है। उनके आने के बाद इन दोनों बच्चों का और भी ज्यादा मन लग जाएगा। ये तो और अच्छी बात है। फिर तो मैं कल ही शहर चला जाता हूँ, मुझे वहाँ बहुत ही ज्यादा काम है। अगले दिन राजीव शहर चला जाता है और उसके बाद कावेरी की माँ भी उसके पास रहने के लिए आ जाती है। अब कावेरी का असली रूप धीरे धीरे सामने आने लगता है। माँ मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ हाँ बेटी जा, और आराम से जाना, और हाँ सारा लंच खत्म करके लाना। मामी हम दोनों भी स्कूल जाएं? हम दोनों बहनें भी तैयार हो गए हैं। तुम दोनों अभी रुको, तुम दोनों से मुझे थोड़ा काम है। जाओ रिया तुम स्कूल जाओ, ये दोनों बहनें बाद में आएंगी। उसके बाद कावेरी की बेटी रिया वहाँ से चली जाती है। जाओ अब तुम दोनों किचन में जाकर माँ के लिए चाय और पराठे बना लाओ। माँ को दवाई लेनी है। मेरे घुटनों में तो बहुत दर्द है, इसलिए मैं घर का काम नहीं कर सकती। तुम दोनों बाद में स्कूल चली जाना। सुमन और काजल उदास मन से रसोई में जाकर चाय पराठे बनाने लगती है। अरे बेटी क्या जरूरत है इन मनहूस को स्कूल भेजने की। इनसे इसी तरह घर में काम करवाया कर। आखिर तू कब तक अकेले घर का सारा काम करती रहेगी। नहीं माँ, स्कूल तो मुझे इसे भेजना ही होगा, वरना इन्हें पता चल जाएगा कि मैं इन्हें स्कूल नहीं भेज रही। मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे चित भी मेरी और पट भी मेरी। बस अब देखती जाओ। कावेरी बहुत ही चालाक थी। वो जानबूझकर सुमन और काजल को हर सुबह स्कूल जाने में लेट करवा देती, ताकि वो दोनों स्कूल से वापस घर आ जाए और वापस घर आकर घर का सारा काम करे। रोजाना स्कूल देर से जाने की वजह से सुमन और काजल की पढ़ाई पर भी बहुत फर्क पड़ने लगा, जिस वजह से अब उसकी क्लास टीचर भी उसे खूब डांटने लगी। सुमन और काजल ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों बहनों ने। एक भी दिन समय पर स्कूल नहीं आती हो और पढ़ाई में भी बिल्कुल जीरो हो। अगर ऐसा ही चलता रहा फिर मुझे तुम्हारे मामा को कॉल करके सब कुछ बताना पड़ेगा। नहीं नहीं टीचर जी, हमें माफ कर दीजिए। हमारे मामा जी को कुछ मत कहिएगा। हम कल से टाइम से स्कूल आया करेंगे और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। सुमन और काजल घर आकर अपनी मामी को सारी बात बताती है। ये सुनकर कावेरी गुस्से में कहती है, अगर तुम्हारे मामा जी तक ये बात पहुंची ना कि तुम दोनों देर से स्कूल जाती हो, तो वो मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, उल्टा वो तुम दोनों को ही डांटेंगे।
देंगे और फिर तुम दोनों का नाम स्कूल से कट जाएगा और फिर जिंदगी भर तुम्हें घर में रहकर घर का झाड़ू पोछा बर्तन यही सब करना होगा। ये सुनकर सुमन और काजल बहुत ही ज्यादा डर जाती है। दोनों मासूम अनाथ बहनें किसी से कुछ कह नहीं पाती। अगले दिन फिर से दोनों बहनें स्कूल के लिए लेट हो जाती है, क्योंकि आज भी स्कूल जाने से पहले उसकी मामी ने उसे घर का बहुत सारा काम दे देती है, जिसे करते करते उन्हें बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। और स्कूल आने के बाद आज फिर से दोनों बहनों को टीचर से बहुत ही डांट पड़ती है। लगता है तुम दोनों बहनें ऐसे नहीं मानोगी। अगर तुम दोनों कल से टाइम से स्कूल नहीं आई ना, फिर हम तुम दोनों बहनों का नाम इस स्कूल से काट देंगे, समझी? ये तुम दोनों की आखिरी वार्निंग है। ये सुनकर दोनों बहनें काफी ज्यादा रोती है। रोते रोते दोनों बहनें घर आ रही थी, तभी रास्ते में दोनों बहनें एक पेड़ के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। माँ, पापा, आप दोनों हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपके जाने के बाद देखिए ना हमारी क्या हालत हो गई। जब आप दोनों थे तो कितने अच्छे से हम दोनों का ख्याल रखते थे। अब तो आपके जाने के बाद कोई भी थोड़ा भी हमारा ख्याल नहीं रखता। हाँ माँ पापा, आप दोनों हमें छोड़कर क्यों चले गए? जब से आप हमें छोड़कर गए हैं कोई भी हमसे प्यार नहीं करता। माँ भी हमसे घर का सारा काम करवाती है, जिस वजह से हम रोज स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं और टीचर से भी हमें रोज डांट पड़ती है। अब तो हम मामा जी से भी कुछ नहीं बता सकते, हम क्या करें? सुमन और काजल जिस पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी, उसी पेड़ पर एक परी सो रही थी। सुमन और काजल के रोने की आवाज से उसकी आंखें खुल जाती है और वो पेड़ से नीचे आ जाती है और उन दोनों बहनों से उनके रोने की वजह पूछती है। दोनों बहनें परी को अपने बारे में सब कुछ बताती है। सब सुनने के बाद परी को दोनों बहनों पर बहुत ही ज्यादा तरस आ जाता है। अच्छा, तो ये बात है। घबराओ नहीं बच्चे, ये लो, ये जादुई फ्रॉक है। इस फ्रॉक को पहनते ही तुम घर का सारा काम चुटकियों में कर सकती हो, जिससे अब तुम्हें स्कूल जाने में कभी भी देरी नहीं होगी। इस फ्रॉक को पहनकर तुम जो भी बोलोगी ये फ्रॉक वैसा ही करेगा। अब तुम्हें कोई भी काम नहीं करना होगा। अब सारा काम तुम दोनों बहनों के आदेश पर ही होगा और अगर किसी ने इस जादुई फ्रॉक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसका अंजाम उससे भी बुरा होगा। अब मेरे जाने का समय हो रहा है। तुम इस जादुई फ्रॉक को लेकर अब अपने घर जाओ। परी जी, आप बहुत ही अच्छे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। उसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है और दोनों बहनें जादुई फ्रॉक लेकर घर आ जाती है। अगले दिन से जैसे ही दोनों बहनें उस जादुई फ्रॉक को पहनकर तैयार होती है, वैसे ही उनके कहने पर जादुई फ्रॉक अपना जादू दिखाना शुरू कर देती है। जादुई फ्रॉक, हमारे लिए जल्दी से चाय और पराठे ला दो। तभी वहाँ पर झट से चाय और पराठा आ जाता है। अरे वाह, ये तो तुरंत बन गया। अब हम इस जादुई फ्रॉक से सारे काम करवा सकते हैं। हे जादुई फ्रॉक, अब हमें जल्दी से तैयार करके स्कूल भेज दो। उसके ऐसा कहते ही दोनों बहनें झट से स्कूल पहुंच जाती है। आज पहली बार दोनों बहनें समय से पहले ही स्कूल आ जाती है। अब से दोनों बहनें जादुई फ्रॉक की मदद से अपनी मामी का दिया हुआ सारा काम चुटकियों में निपटा कर टाइम से स्कूल जाने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रात दोनों बहनें अपने कमरे में सो रही थी। तभी कावेरी उसके कमरे में आती है और वो जादुई फ्रॉक देख लेती है। अरे, मैंने तो इस दोनों मनहूस बहनों को कभी कोई नई फ्रॉक नहीं दिलाई, फिर ये इतना सुंदर फ्रॉक ये दोनों के पास कहाँ से आया? जरूर इन दोनों बहनों ने घर में से पैसे चुराकर ये फ्रॉक खरीदा होगा। मैं अभी इस फ्रॉक को छुपा कर रख देती हूँ। उसके बाद कावेरी उस फ्रॉक को छुपा कर रख देती है। अगले दिन सुमन और काजल जब सोकर उठती है तो दोनों बहनें देखती है कि उनके कमरे में से जादुई फ्रॉक गायब है। ये देखकर दोनों बहनें काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उन दोनों बहनों ने उस फ्रॉक को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उसे नहीं मिला। अंत में वो अपनी मामी के पास जाती है। मामी, हमारे कमरे में हमारी फ्रॉक रखी थी, आपने कहीं देखी है क्या? वो फ्रॉक तुम दोनों बहनों को अब नहीं मिलेगी।
पहले ये बताओ, तुम दोनों फर्नीचर के पास इतना सुंदर नया फ्रॉक कहाँ से आया? तुम दोनों बहनों के पास नए फ्रॉक खरीदने के पैसे कहाँ से आए? कहीं तुम दोनों ने घर में चोरी तो नहीं की? सच बताओ। मामी, हमने कोई चोरी नहीं की। वो फ्रॉक तो हमें परी ने दी थी। वो फ्रॉक जादुई फ्रॉक है। उसे पहनते ही हम घर का सारा काम चुटकियों में कर लेते हैं, जिससे हमें स्कूल जाने में कोई देरी नहीं होती। हाँ, अब समझी। तभी तो मैं सोचूं कि आखिर तुम दोनों काम चोर में इतनी ज्यादा फुर्ती कहाँ से आ गई है, जो मेरे बोलते ही सारा काम झट से कर लेती हो और टाइम से स्कूल भी पहुँच जाती हो। अब तो मुझे इस फ्रॉक को खत्म करना ही होगा। मैं अब इस फ्रॉक को ही जला देती हूँ, फिर देखती हूँ तुम दोनों क्या करती हो। उसके बाद कावेरी उस फ्रॉक को जलाने लगती है। तभी आग की लपटें कावेरी के शरीर में पकड़ लेती है और कावेरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ। तभी उधर से राजीव भी आ जाता है और वो परी भी वहाँ प्रकट हो जाती है। बचाओ, अरे कोई मुझे इस आग से बचाओ, बचाओ, वरना मैं जल जाऊंगी। नहीं, तुमने इस मासूम बच्चियों पर बहुत अत्याचार किया है। अब तुम्हें इसकी सजा से कोई नहीं बचा सकता। तभी कावेरी की माँ कहती है, नहीं नहीं, मेरी बेटी को माफ कर दो, उसे बचा लो, उसके साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, बचा लो उसे। परी जी, छोड़ दीजिए उसे। उसके बाद परी आग बुझा देती है। कावेरी, इससे पहले मैं कुछ गलत कर दूं, तुम अपनी माँ को लेकर यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। मैं अपनी बेटी को भी पाल लूंगा, साथ में दोनों भांजी को भी। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं जी, मुझे माफ कर दीजिए। भला मैं आप लोगों से दूर होकर कहाँ जाऊंगी? भला मेरे पास आप लोगों के सिवा है ही कौन? मुझे माफ कर दीजिए। सुमन और काजल, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। प्लीज बेटा, मुझे माफ कर दो। मामा जी, प्लीज मामी जी को माफ कर दो। हम पहले ही अपने माँ पापा को खो चुके हैं। हम अब मामी को नहीं खोना चाहते। परी जी, आप भी मामी को माफ कर दो प्लीज। ये सुनकर कावेरी के आंखों में आंसू आ जाता है और वो अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होती है। राजीव के साथ परी भी कावेरी को माफ कर देती है और फिर कावेरी परी से वादा करती है कि अब वो सुमन और काजल के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करेगी। बारिश में 4 परियों की 4 अनाथ बेटी। बहुत समय पहले की बात है। परी लोग में 4 परी दोस्त एक साथ रहा करती थी। चारों में बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती थी। वह जहाँ भी जाती थी एक साथ जाती थी। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे परी लोग में दी जाती थी और वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली परियां थी। वह हमेशा परी लोग की रक्षा करती थी और हमेशा बुरी शक्तियों को परी लोग में आने से रोकती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। चारों परियां रानी परी के पास जाती है और रानी परी से कहती है, रानी परी, हम कुछ समय के लिए पृथ्वी लोक पर जाना चाहते हैं। क्या हम पृथ्वी लोक पर जा सकते हैं? तुम चारों परियां हमारी परी लोक की जान हो। तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियां हैं। तुम्हारे होने से परी लोक सुरक्षित रहता है। अगर तुम कहीं चली जाती हो तो हमें डर लगा रहता है कि कहीं कोई बुरी शक्ति आकर हमारे परी लोक पर हमला न कर दे। इसीलिए हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देते। लेकिन रानी परी, हमारा पृथ्वी लोक पर जाने का बहुत दिल कर रहा है। कितना समय हो गया है हम पृथ्वी लोक पर नहीं गए और अब कोई बुरी शक्ति हमारे परी लोक की तरफ नजर उठा के भी नहीं देख सकती। क्या आपने नहीं देखा था पिछली बार हमने काली शक्तियों को किस तरह से भगाया था? प्लीज हमें जाने दीजिए ना। ठीक है, तुम चारों इतना जिद कर रही हो तो मैं मना नहीं करती, लेकिन तुम्हें अपने शक्तियों से अपने ही जैसे 4 पुतले बनाने होंगे। तभी बुरी शक्तियों को यह लगे कि तुम परी लोक में ही हो और पृथ्वी पर जाकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करोगी। साधारण इंसान बनकर पृथ्वी पर घूमोगी। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो तुम जा सकती हो। तुम्हें पता है ना, अगर तुमने पृथ्वी पर जाकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो बुरी शक्तियों को 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि तुम कहाँ हो। चारों परियों को रानी परी से अनुमति मिल जाती है और उसके बाद वह अपने जादुई शक्ति से अपने ही जैसे 4 पुतले बनाती है और उसके बाद साधारण इंसान बनकर पृथ्वी पर आ जाती है। इसके बाद वह पृथ्वी के सुंदर सुंदर नज़ारे देख रही थी
और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही थी। तभी एक परी कहती है, हमारा परीलोक भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और वहाँ पर अलग अलग तरह तरह की शक्तियाँ हैं। लेकिन पृथ्वी लोक की तो बात ही अलग है। यहाँ आकर फ्रेश हो जाती हूँ। अब मुझे लगता है कि हमें बारिश वाले इलाके में जाना चाहिए। सुना है आजकल कई जगह पर बहुत बारिश हो रही है। तुम सभी कहाँ जाना पसंद करोगी? महाब्रिज खंडारा या विनायला? हाँ, मैं तो महाब्रिज खंडाला जाना पसंद करूँगी, क्योंकि वहाँ पर इस समय बहुत बारिश होगी और बारिश में नहाने और नाचने का तो मजा ही अलग है। चारों सहेलियाँ महाब्रिज जाने का प्लान बनाती है और वो महाब्रिज पर पहुंच जाती है। महाब्रिज में बहुत बारिश हो रही थी और वे सब बारिश की बहुत मजे ले रही थी। तेज बारिश में सभी परियां झूम झूम के मोर की तरह नाच रही थी और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही थी कि तभी उन्हें एक औरत की रोने की आवाज आती है। मुझे किसी की रोने की आवाज आ रही है, क्या तुम तीनों को भी आ रही है? हाँ, मुझे भी किसी की रोने की आवाज आ रही है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। हम चारों के सिवा यहाँ झरनों की बारिश में कोई नहीं है। हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन कोई है जो रो रहा है। हमें इस आवाज का पीछा करना चाहिए। अरे यार, अच्छे खासे एंजॉय कर रहे थे। अगर कोई रो रहा है तो रोने ही दो, हमें क्या लेना देना। यह तुम कैसी बातें कर रही हो? हम इग्नोर नहीं कर सकते। जहाँ से भी यह रोने की आवाज आ रही है, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए आखिर क्या बात है। चारों परियां उस आवाज का पीछा करते करते वहाँ पहुँचकर देखती हैं कि एक औरत बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में पड़ी हुई थी और वह फूट फूट कर रो रही थी। इतनी तेज बारिश में उसके पास कोई छाता भी नहीं था। तभी वह जख्मी औरत चारों परियों को देखकर कहती है, ओह, मेरी मदद करो। मेरी चार नादान बच्चियां यहाँ कहीं घास फूस में दबी हुई है। मेरी नादान बच्चियों को बचा लो, वरना मेरी बच्चियां बारिश के ठंड में ही मर जाएगी। मेरी बच्चियों को बचा लो प्लीज। क्या आप क्या कह रही हैं? आपकी बच्चियां यहाँ घास फूस में दबी हुई है और आप इस तरह से जख्मी हैं। क्या हुआ, हमें बताइए। मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले आप मेरी बच्चियों को ढूंढ दो। यही कहीं घास फूस में दबी हुई है। मेरे दुष्ट सास और पतिदेव ने ही यही कहीं घास फूस में दबाया है। कृपया करके मेरी बच्चियों को बचा लो। वे दोनों ने तो अभी दुनिया ही नहीं देखी। प्लीज मेरी बच्ची को बचा लो। चारों परियों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह जख्मी औरत क्या कह रही है, लेकिन उसके कहने पर यहाँ वहाँ बच्चियों को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन उन्हें वह नवजात बच्चियाँ नहीं मिल रही थी। आखिरकार इतना ज्यादा ढूंढने के बाद वह चारों नवजात बच्चियाँ मिल जाती है। वह सभी बच्चियाँ ठंड की वजह से जम चुकी थी। अरे, ये बच्चियाँ तो जम चुकी है। पता नहीं साधारण आग से काम होगा या नहीं। मुझे लगता है कि हमें अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। अपनी जादुई आग जलानी होगी, उसी आग से ये चारों बच्चियाँ ठीक हो सकती है। अरे, ये तुम क्या कह रही हो? हम अपनी जादुई शक्तियाँ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर हमने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया तो काली शक्तियों को पता चल जाएगा कि हम पृथ्वी पर हैं और हम ये रिस्क नहीं ले सकते। मोनिका, हम परियां हैं और हमारा कर्तव्य है कि लोगों की मदद करना, लोगों की जान बचाना, ना कि उन्हें मुसीबत में अकेले छोड़ना। और तुम्हें यह बेचारी नवजात बच्चियां नजर नहीं आ रही है क्या? अगर हमने अपनी जादुई शक्तियों की मदद नहीं ली तो यह अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। क्या तुम ऐसा चाहती हो? काली शक्तियों को तो हम बाद में देख लेंगे। फिर कैंप लगाकर प्रिया परी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और वहाँ आग जलाती है। जादुई शक्तियों की मदद से चारों नवजात बच्चियां ठीक हो जाती है और उसके बाद चारों परियां उन चारों बच्चियों को दूध पिलाती है और उसके बाद उसकी जख्मी माँ के पास उन्हें लेकर जाती है। तभी वह जख्मी औरत उन चारों परियों से कहती है, तुम चारों परियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे चारों बच्चियों को बचाया। मुझे नहीं लगता है मैं अपनी चारों बच्चियों का पालन पोषण करने के लिए जिंदा रहूंगी। मेरा समय आ चुका है। तुम चारों ने मेरी बच्चियों को बचाया। क्या मेरे जाने के बाद मेरे बच्चियों को ख्याल रख सकती हो? उनका पालन पोषण कर सकती हो?
हम परियां पृथ्वी के बच्चों को परीलोक पर लेकर नहीं जा सकते। परीलोक में सिर्फ परियां ही रहती है और हम यहाँ पृथ्वी पर भी नहीं रह सकते। आप हमें बताइए कि चारों बच्चियां के पिता कहाँ हैं? हम इन चारों को वहाँ लेकर जाते हैं। अगर इनके पिता ही अपनी बेटी मानते तो आज मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। मेरी हालत मेरे पति ने ही की है और मेरे सास ने भी मुझे बहुत मारा और मेरे बच्चियों को जिंदा घास फूस में दबा दिया ताकि वह ठंड और बारिश से मर जाएं। वह लोग बहुत ही ज्यादा कठोर और निर्दयी हैं। अगर तुम इन्हें वहाँ लेकर जाओगी तो इन चारों को वह दोनों दोबारा मार देंगे। नहीं नहीं, मैं अपनी बच्चियों को वहाँ नहीं भेज सकती। इतनी ज्यादा दुष्ट इंसान है, कोई अपने बच्चों के साथ ऐसा भी करता है? आपने बिल्कुल सही कहा, वहाँ ले जाना इन्हें खतरे से खाली नहीं है। वह इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। चारों परियां आपस में बातें कर रही थी कि तभी जख्मी औरत हमेशा हमेशा के लिए अपनी चारों बच्चियों को छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। चारों परियों को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अब वह इस दुविधा में फंस जाती है कि चारों अनाथ बच्चियों को किसके सहारा यहाँ पृथ्वी पर छोड़कर जाएं। वो परी लोक में भी चारों अनाथ बच्चियों को लेकर नहीं जाना चाहती थी। मुझे अब लगता है कि हम अब इन चारों अनाथ बच्चियों को अपने साथ परी लोक में लेकर जाना ही सही होगा। अब हम कर ही क्या सकते हैं? हमें यहाँ ठंड में इन 4 अनाथ बेटियाँ मिली है। अब हमें भी इन्हें बेटियां बनाकर परीलोक लेकर जाएंगे। रानी परी थोड़ा गुस्सा करेगी लेकिन हम उन्हें मना लेंगे। अब हमें परीलोक जाना चाहिए। चारों परियां उन चारों अनाथ बच्चियों को अपनी बेटी बनाकर परीलोक में ले जाने का फैसला करती है। जब वह परीलोक जा रही थी कि तभी वह परीलोक में आकर देखती है उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि परीलोक को चारों तरफ से काली शक्तियों ने घेर लिया था। बेचारी सभी परियां काली शक्तियों के चपेट में आ चुकी थी। चारों तरफ अफरा तफरी की माहौल था। रानी परी भी काली शक्तियों की चपेट में आ चुकी थी और वह नीली जादूगरनी परीलोक पर कब्जा करके बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। रानी परी, तूने क्या सोचा था? मैं वापस नहीं आऊंगी और परीलोक पर कब्जा नहीं करूंगी। अब यह परीलोक मेरा है, मेरा। यहाँ पर मेरा राज चलेगा। तुझे अपनी चारों शक्तिशाली परियों पर घमंड था ना, लेकिन तुझे उन्होंने धोखा दे दिया। पृथ्वी पर जाकर उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया और इस समय मुझे पता चल गया कि चारों शक्तिशाली परियां परीलोक में नहीं है और मैंने मौके का फायदा उठाया। दुष्ट नीली जादूगरनी, तुझे क्या लगता है कि तू खून बहाकर हम परियों को मारकर परीलोक पर राज कर पाएगी? यहाँ खुश रह पाएगी? नहीं, तू कभी खुश नहीं रह पाएगी। फिलहाल तो दुष्ट तू है, परेशान तू है, क्योंकि तुम मेरी चपेट में आ चुकी हो। तेरा बचना नामुमकिन है। हाँ, है तेरी चारों शक्तिशाली परियां पृथ्वी लोक पर जाकर परीलोक को भूल गई है। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि हम किसी बुरी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इन चारों अनाथ बेटियों की वजह से हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। हम ना ही उन चारों की मदद करते और ना ही जादूगरनी हमारी परीलोक के ऊपर कब्जा करती। अब क्या करें? हम परीलोक के भी अंदर नहीं जा सकते। मुझे परीलोक की हालत नहीं देखा जा रहा। देखो तो नीली जादूगरनी ने परीलोक का क्या हाल बना दिया है। सभी परियों को कितना ज्यादा मारा है। बेचारी अपनी मदद ही नहीं कर पा रही। और रानी परी, हमारी सबसे बड़ी गलती थी। ना हम पृथ्वी पर जाते और ना ही ये चारों अनाथ बच्चियां हमें मिलती और ना ही हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसते। अब हमें ये सोचना होगा कि हम इस नीली जादूगरनी से कैसे लड़ें। हम इस तरह से पृथ्वी लोक पर इन चारों अनाथ बच्चियों को भी तो मरता हुआ नहीं देख सकते थे। अब जल्दी सोचो, हमें करना क्या है। अगर यह नीली जादूगरनी बाहर आ जाती है तो हम परीलोक के अंदर आसानी से जा सकते हैं, लेकिन जब तक यह परीलोक के अंदर रहेगी तब तक हम अंदर नहीं जा सकते। मेरे पास एक आइडिया है इस नीली जादूगरनी को बाहर बुलाने का।
चारों परियां अपनी चारों अनाथ बेटियों को रुलाना शुरू कर देती है और वो जोर जोर से रो रही थी। बच्चों की रोने की आवाज सुनकर नीली जादूगरनी चौंक जाती है और वह बाहर निकलकर आ जाती है। जैसे ही नीली जादूगरनी परी लोक से बाहर निकलती है और चारों परियां परी लोक के अंदर पहुंच जाती है और वो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और रानी परी को और सभी परियों को काली शक्तियों से आजाद कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर नीली जादूगरनी आ जाती है। अच्छा, तो तुमने मुझे धोखे से बाहर बुलाया ताकि तुम अंदर आ सको, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने अंदर आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम चारों को मारकर तुम्हारी शक्तियाँ लेकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। दुष्ट नीली जादूगरनी, तुझे अभी पता चल जाएगा कि गलती किसने की, हमने या फिर तुमने। तूने हमारी परी लोग को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती की है। तुझसे खून की एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। तुझे क्या लगा था कि तू आसानी से हमारी परी लोग के ऊपर कब्जा कर लेगी? चारों परियां अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन इस बार काली शक्ति भी शक्तिशाली होकर वापस आई थी। चारों परियां और नीली जादूगरनी के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है और वो इस बार नीली जादूगरनी को नहीं छोड़ती। चारों मिलकर उनका सर्वविनाश कर देती है और उनकी सभी काली शक्तियों को भी मार देती है। चारों परियां की जीत हो जाती है। रानी परी और सभी परियों चारों परियों की जय जयकार करती है। तभी चारों परियां रानी परी से कहती है, रानी परी, हमें क्षमा कर दीजिए, हम क्या करते, हमें मजबूरी में अपने शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा। हम आपसे वादा करते हैं आज के बाद हम परी लोग को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आपको इन चारों अनाथ बच्चियों को परी लोग में रहने की अनुमति देनी होगी। अब से ये हमारी बेटियां हैं। क्यों नहीं, क्या तुमने मुझे इतना कठोर समझा है? आज से यह चारों मासूम बच्चियां इसी परी लोग का हिस्सा है। चारों परियां बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि उन्हें चारों अनाथ बेटियों परवरिश करने का मौका मिल गया। जहां चारों बच्चियां अनाथ हो चुकी थी, लेकिन अब उन्हें चार परी माँ का प्यार मिल रहा था और परी लोक में रहने की अवसर भी। उनकी जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां होती।